ब्लड से कल क्या पढ़े थे? हाँ तो बताओ। रिस्पायरेशन में कुछ हम मौखिक टेस्ट लेंगे, ऐसे पढ़ाने से नहीं होगा सिर्फ। कल पढ़ाए थे ना? बताइए। रिस्पायरेशन कित हाँ। और बताओ। हाँ। हाँ। साइटोप्लाज्म। फर्स्ट स्टेप क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट? अभी रुको, अभी डंटा कल से रखवाएंगे। बाई प्रोडक्ट भुला गया, मेन वही था जो एग्जाम में पूछेगा। आप बताइए। बाई प्रोडक्ट जो फर्स्ट स्टेज में बनेगा वो क्या बन रहा था? साइटोप्लाज्म में जो हो रहा था रिएक्शन, क्या बन रहा है कि बाई प्रोडक्ट है? हाँ हाँ, बिल्कुल वो 10 स्टेप है, वो बहुत, लेकिन बाई प्रोडक्ट क्या बना था? पायरुवेट। पायरुवेट ने बोले थे। याद आया? नहीं ठीक है, आपको 10 स्टेप याद था, है कि नहीं? और सेकंड स्टेज में कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। चलो सेल नहीं पढ़ा है इसलिए याद नहीं पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, है कि नहीं? बहुत बढ़िया। हम्म। हाँ। वाटर के रूप, बिल्कुल बस। चलिए। और इंस्पायरेशन के रूप में और भी बताए थे कि और कितने प्रकार का, मैंने कहाँ कहाँ पर कौन सा करेगा। उसमें फ्रॉग के बारे में ज़्यादा याद करके जाइए, है कि नहीं? टेटपॉल किस तरह के, है कि नहीं? ये सारी चीज़ें कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया जो है टॉपिक स्टार्ट कर दें ऑलरेडी थोड़ा सा। हम तो रह, नहीं वो देखे लास्ट में, हम कहे कि दूर वो झूठ मूठ का टाइम पास करने वाला है। लगभग हम मेन पॉइंट सारा चीज बता दिए थे, लास्ट में हमें लगा कि कुछ छूट गया, नहीं फिर लगा कि नहीं हम तो फर्स्ट क्लास में ले ही चुके थे। तो कुछ नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। हाँ, नया टॉपिक। 3 दिन हम पढ़ाए हैं रिस्पिरेशन। आप जहां से आए हैं ना, 3 दिन, कितने दिन पढ़ा दिए? हाँ 3 दिन, 3 दिन, 3 डेज। चलिए, आज हम शुरू करते हैं ब्लड। आपका क्या बाबू नाम है आपका? विकास। विकास, आप कॉपी लाए हैं? बिल्कुल निकाल लीजिए। और अच्छा हुआ जो आज एकदम बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट हो रहा है। मीडियम कौन सा है बाबू? आपका क्या, कौन सा मीडियम है? हिंदी या हिंदी? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ब्लड यानी कि रक्त, इसको रुधिर भी कहा जाता है। इसी को रुधिर भी कहा जाता है, इसी को लहू भी कहा जाता है, इसी को खून भी कहा जाता है कि नहीं? इतने सारे नाम हैं, है कि नहीं? ब्लड को लिखिए, पहले इंग्लिश में लीजिए, हिंदी में भी लिखा दो। ब्लड इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू, connecting tissue, and because of it can tissue, and because of it can, आपको हिंदी में लिखा देंगे, चिंता मत कीजिए। दोनों, तो दोनों लिख लीजिए और आनंद आ जाएगा। बिकॉज इट कैन बी affected by fluid, कॉमा करके लिखिएगा, इट इज कॉल्ड फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिंग
कनेक्टिंग टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू, है कि नहीं? हिंदी लिख लीजिए, क्या काम चल जाएगा इंग्लिश में? हाँ तो चलिए, अब हम आपसे प्रश्न पूछते हैं, आस्किंग ए क्वेश्चन टू यू। कैसे प्रूफ करेंगे कि यह फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू है? व्हाई, एक सवाल आएगा, व्हाई यह फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू से क्यों? तो पहले लिख लीजिए तो समझा देता हूं। follows through the vessels of the body to every organ and it also transports substance with itself, so it is called circulatory tissue. circulatory tissue circulatory tissue circulatory tissue, है कि नहीं? अब नए नए शब्द आ रहा है, सर्कुलेटरी टिश्यू, है कि नहीं? अब जो है, दो तीन चीजों को ध्यान से सुनिएगा। अब आपसे ब्लड के बारे में एग्जामिनर पूछना चाह रहा होगा कि ब्लड एक्चुअली क्या है। तो ब्लड है फ्लूइड, फ्लूइड के बदले में कई बार लिक्विड शब्द का भी शब्द का इस्तेमाल करता है, दोनों एक ही है। इसके बदले में लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू भी लिख सकता है, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू। हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक, है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, एक एक टर्मोलॉजी का बहुत बड़ा फर्क है, पड़ जाएगा। मैं एक एक चीज को बताता हूं। पहला है लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है कि एज ए फॉर्म ऑफ, उसमें वाटर का कंटेंट हो। क्या ब्लड में, अभी तुरंत बताऊंगा, कन्फिग्रेशन जो होता है उसका, जो जिससे बना होता है उसमें वाटर का कंटेंट होता है। तो पहली नंबर बात कि यह इसमें वाटर के कंटेंट होने के कारण क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है कि नहीं? दूसरा शब्द आया संयोजी, यानी कि कनेक्टिंग। कनेक्टिंग का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग का मतलब होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने वाली जो चीजें होती हैं उसी को क्या कहते हैं, कनेक्टिंग। बहुत पहले एक बीएसएनएल का प्रचार आता था, हालांकि बीएसएनएल का फुल फॉर्म होता था भाई साहब अब हम नहीं लगे, लेकिन बीएसएनएल का मतलब लोगों ने उसे क्या काम कर दिया कि उसको वो मजाक के सेंस बना दिए थे, हम नहीं लगेंगे। नेटवर्क सब जगह नहीं होते, आज न जियो आ गया है या बहुत सारे चीजें हो गए, आप लोगों ने वो दौर नहीं देखा है जिस समय पर मोबाइल स्टार्टिंग में नोकिया के रूप में आया था, आ मोटरोला था, है कि नहीं? वो सब दौर आप लोगों ने देखा नहीं, उसका आनंद कुछ और था। नहीं, नोकिया का तो इतना बड़ा मोबाइल होता था कि 3 तला से अगर, 3rd फ्लोर से अगर नीचे गिर जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। कई बार हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे लोग, किसी को मारना है तो उसको माथा पर मार दो, उसका माथा फूट जाएगा, नोकिया को कुछ नहीं होने वाला था, इतनी मजबूत था वो, है कि नहीं? तो वहां पर देखते होंगे बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया, पहले टेलीविजन रेडियो का कमेंट्री आता था, उसमें भी होता था बीएसएनएल कनेक्टिंग इंडिया। कनेक्टिंग का मतलब होता है एक दूसरे से संचार व्यवस्था से जोड़ना, यानी कि कनेक्ट करना।
तो भाई ये भी जोड़ने का किसका काम करेगा? तो ऑर्गन्स के बीच में। ऑर्गन्स के बीच में हम बताए थे कल, मैं वो पढ़ा रहा था तो बता रहा था कि न्यूट्रिशन से, इस पर काफी तुम्हारे से बहस भी हुई थी। बहस का मतलब है गुड सेंस, कि डिस्कशन किए थे कि उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होता है किसके थ्रू जाता है? ब्लड के थ्रू जाता है। और कहां कहां जाएगा? जिस जिस जगह पर ऑर्गन्स की आवश्यकता पड़ेगी या सेल्स को आवश्यकता पड़ेगी, नीड होगी, उस अनुरूप में वहां पर जाएगा। तो इसको क्या करेगा? ये जोड़ने का काम करेगा, एक अंग से दूसरी जगह पर जाने का काम करेगा, यानी कि है कि नहीं? तो ये सारी की सारी चीजें हो गई, इसलिए इसको क्या कहेंगे? कनेक्टिंग कहेंगे। और दूसरी नंबर बात, ब्लड कल बताए थे, इस पर भी तुम पूछ रहे थे कि ये भी तो एक सेल है, लेकिन ब्लड डायरेक्ट सेल ना होके क्या है? टिश्यू। तो यह क्या किस रूप में है? यह ब्लड जो है टिश्यू के रूप में। समझ में आया? कुछ आया कि नहीं? बहुत जगह जाओगे लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू कह के निकल जाएंगे, वो समझाते कम है। अब इसमें भी दो चीज की बताता हूं। कनेक्टिंग टिश्यू भी दो प्रकार का होता है। एक होता है सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू, और एक होता है लिक्विड या फ्लूइड कनेक्टिंग टिश्यू। लिक्विड कनेक्टिंग या इसी को कहा जाता है फ्लूइड लिक्विड, फ्लूइड कनेक्टिंग। इतना तक समझे कि नहीं? अब देखिए, अब सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू क्या होगा सर? तो जितना भी स्केलेटन सिस्टम में जो बोन्स है वह क्या है? सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू। जितना भी बोन हो गया वह कैसा है? सॉलिड कनेक्टिंग। और लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू के रूप में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कनेक्टिंग का मतलब समझ गए ना? तो जब बोन्स के बारे में लिखेगा, बोन इज ए सॉलिड कनेक्टिंग टिश्यू, बट ब्लड इज ए लिक्विड। इतना समझ में आया कि नहीं? है कि नहीं? अब देखिए, ये हमको ये बात समझ में आ गई, एक एक टर्मिनोलॉजी को हमने समझ लिया। दूसरा है सर्कुलेटरी टिश्यू। तो बोन्स के बारे में हम सर्कुलेटरी टिश्यू नहीं कहेंगे, लेकिन ब्लड के बारे में हम क्या कहेंगे? सर्कुलेटरी का मतलब यह होता है कि यह एक सर्किल में क्या करता है? ब्लड जो है क्या करता है? एक सर्किल में मूव करता है। कैसे? तो जब हम हार्ट पढ़ाए, हार्ट अभी पढ़ाए नहीं होंगे, तो हार्ट जब पढ़ाएंगे तो उसमें 4 चैम्बर होता है, बोरिस चार्ज। तो उसमें क्या होता है कि ब्लड का वह सर्कुलेशन प्यूरिफाई होता है लंग्स में, लेकिन वह सर्कुलेट करता है पूरे शरीर में, फिर जो होता है प्यूरेशन होता है, फिर इम्प्योर ब्लड आता है, इस तरह से फिर प्यूरिफाई होता है लंग्स में, फिर जाकर वो लंग्स में आता है। तो इस प्रकार से एक सर्किल में रोटेशन करता रहता है वहीं ब्लड, बार बार। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी। ब्लड को क्या कहा जाता है? सर्कुलेटरी। समझ में यहां तक आया कि नहीं? लेकिन बीपीएससी का ये सवाल रहेगा, देखिए यहां पर, और वो कई ढंग की बातें वो घुमा सकते हैं। पहली नंबर बात, मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। जैसे एक सवाल पूछ दिया कि ब्लड इज ए, ऑप्शन ए में दे दिया लिक्विड टिश्यू, लिक्विड टिश्यू। बी ऑप्शन दे दिया ब्लड इज कनेक्टिंग टिश्यू। ब्लड इज सर्कुलेटरी टिश्यू। और डी में दे दिया ब्लड इज सर्कुलेटरी
फ्लूइड कनेक्टिंग और हमको कह रहा है कि इसमें से एक बेहतर ऑप्शन चुनिए, क्या उत्तर जाएगा? सभी लोगों को उत्तर देने दीजिए। आप लोग बताइए, आप बताइए। सोचकर बताइए कौन उत्तर जाएगा। उत्तर देने की स्थिति में नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं है। अब देखिए, ये तो ये हिम्मत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बिल्कुल कोई बात नहीं है। दिमाग पर जोर नहीं देना है। मेरे साइंस के क्लास में ऐसे लोगों को दिमाग का ज्यादा जोर नहीं। आपको कुछ समझ में आ रहा है बातें, मैं क्या कहना चाहता हूँ? इसमें से एक राइट ऑप्शन चुनना है। जैसे आपको बीपीएससी ने क्वेश्चन दिया, ब्लड इज ए, एक क्वेश्चन नंबर पूछ दिया। जैसे 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 मैं एक पढ़ा दिया, तो उस कंसेप्ट के आधार पर क्वेश्चन फॉर्मेट तो किया जा सकता है। तो ये उसने पूछ दिया कि ब्लड इज ए, इसमें अप्रोप्रिएट आंसर चुनना है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर कौन जाएगा? अभी इतना हिंट दे। इसका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर हो करने से पहले हम इस चीज को बात की चर्चा करते हैं। ब्लड इज ए लिक्विड टिश्यू, ये तो बात सही है। गलत कहाँ है? तो ये तो होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अब कहेंगे ब्लड इज ए कनेक्टिंग टिश्यू, अभी तो सिद्ध किए हैं ब्लड इज ए कनेक्टिंग, ये भी सही है। अब है कि सर्कुलेटरी टिश्यू है, अभी तो सिद्ध किए हैं कि परिसंचरण करता है, वो सर्कुलर पाथ पर वो मूव करता है, भाई ये भी बात सही है। ए भैया, तो एक ही साथ में एक ही ऑप्शन से चुनना है और तीन गो सही आ रहा है। तो अब वहां पर दिमाग ये काम करता है, वैसा भी क्वेश्चन बनने लगा है। तो हमको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो चुनना। सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन होगा? तीनों का प्रेजेंटेशन। तो ये प्रेजेंटेशन किस में है? डी में है। ब्लड इज ए सर्कुलेटरी, ब्लड इज ए सर्कुलेटरी फ्लूइड कनेक्टिंग, एक ही चुनना है। तो सबसे अच्छा उत्तर कौन होगा? समझ में आया? आया नहीं कि नहीं? ऐसे भी फॉर्मेशन करके प्रश्न, तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि नहीं हम रटे हुए हैं, सर ऐसे बताए थे, जस्ट देखे लिक्विडिटी से, हाँ मार तो हो गया, पूरा ऑप्शन भी नहीं पढ़े। दुर्घटना घट सकती, पूरा क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अब लिखिए फंक्शन ऑफ ब्लड। फंक्शन ऑफ ब्लड यानी कि रक्त कार्य, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य, रक्त के कार्य। तो लिखिए रक्त के कार्य कौन कौन करेगा। कल भी बताया भी था कुछ बातें हम, कि ऑक्सीजन का परिवहन करेगा, CO2 का परिवहन करेगा, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स करेगा, है कि नहीं? तो उसको भाषा में लिख लीजिए। देखिए कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू all parts of the body and bringing carbon dioxide, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा CO2, from parts of the body to the lungs. Not only this, not only this, blood also transport
न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल, वेस्ट माने बेकार पदार्थ, वेस्ट मटेरियल। तो यह किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? O2 का। यह किसका ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है? CO2 का। यानी कि यह वेस्ट मटेरियल का भी कर रहा है। उसके बाद किसका कर रहा है? न्यूट्रिएंट्स का कर रहा है। उसके बाद किसका कर रहा है? हार्मोन का कर रहा है। और किसका कर रहा है? और किस चीज का कर रहा है? वेस्ट मटेरियल तो पहले ही लिख दी, वो वेस्ट मटेरियल नहीं लिखा। वेस्ट मटेरियल इतने चीज का कर रहा है कि नहीं? तो इसमें देखना है। अब ये इसी चीज को यहीं पर समझ लो। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए ना जल्दी। हम कहेंगे कोई लड़का कर रहा होगा यहाँ संस्थान के नाम। कई बार लड़का आने वाला रहता है तो वो मेरे ही को कॉल कर देता है। हम समझेंगे कोई। चलिए, इतने सारे चीजों को या कार्य को समझ में आ गया। यही चीजें आप पीछे में लिखा दिया हूं, है कि नहीं? अब लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड। यानी कि रक्त की रक्त की अब रक्त की संरचना में क्या होगा? रक्त किस चीज का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, इसमें कंपोजिशन कौन कौन सा है कि नहीं? इस चीज को हम जानते हैं। देखिए, ब्लड इज ए रेड कलर्ड रेड कलर स्टिकी ओपेक्यू OPAQUE ओपेक्यू स्लाइटली अल्कालाइन स्टिकी अल्कालाइन अल्कालाइन substance which is heavier than water। लिखिए, blood is a fluid connecting tissue and natural colloids। नेचुरल colloid अभी तुरंत बताऊंगा। यही सारी की सारी चीजें जो है, इसमें सारा चीज आ गया और परीक्षा में यही से सवाल पूछे। पहली नंबर बात, रक्त कैसा है? रक्त कैसा है? फ्लूइड। वो तो सारी चीजें समझ में, नया चीज क्या जोड़े हैं? वो सब तो पहले समझा चुका, उसको टाइम थोड़ी पास करना है। नेचुरल क्लाइड्स और भी कुछ नया चीज जोड़ा हूं। अल्काली सब्सटेंस है। स्लाइटली अल्कली क्यों होता है? क्योंकि ध्यान से सुनना सारी चीजें। स्लाइटली एस्केलिक एल्कलिक का मतलब है 7.4 होता है इसका पीएच वैल्यू।
तो लिख लेना ब्रैकेट में। ये पूछता है पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4 होता है। यह परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। और स्लाइटली अल्कलिक का मतलब ये नहीं होता है कि स्लाइटली अल्कलिक, अल्कलिक उसको भी कहा जाता है, किसको, बेस को भी हम कहते हैं क्या, एसिडिक नहीं, बेस को। अब एसिड और बेस में बहुत आदमी को अंतर नहीं समझ में आता है, तो बता देता हूं। एक होता है न्यूट्रल, केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे, और एक इसके बाद क्या होता है, बेस, और इधर क्या होता है, एसिड। तो 7 पर हो जाता है क्या, न्यूट्रल। 7 से जितना माने 1 तक चले जाओगे, या 1 पॉइंट समथिंग जो भी होगा, 1 से नीचे भी होता है लेकिन 0 नहीं होगा, तो ये क्या होगा, एसिडिक। और एसिडिटी जैसे जैसे इधर की ओर बढ़ेंगे तो एसिडिटी बढ़ता है, और इधर जाने पर बेस बढ़ता है। समझ में आ गया। एसिडिक में होता है कि जैसे जैसे हम 1 के नजदीक जाएंगे तो यह 2 की तुलना में क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू जिसका कम, वो ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। जैसे न्यूमेरिक वैल्यू जो हो जाएगा, अगर यहां 6 होगा तो यह 2 की तुलना में कम होगा, क्योंकि यह किसके नजदीक जा रहा है, न्यूट्रल के नजदीक। आनंद आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं। लेकिन हम जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे, इस तरफ में क्या होगा, बेस की ओर क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू बढ़ते जाने से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका क्या होगा, बेसिक नेचर न्यूमेरिक वैल्यू के साथ बढ़ते चला जाता। लेकिन हम जो रक्त की बात कर रहे हैं वह 7.4 है, यानी कि यह न्यूट्रल के नजदीक है कि नहीं। इसलिए शब्द हमने क्या लिखाया, स्लाइटली अल्कली। समझ में आया। तो हम रटेंगे या इस ग्राफ के चार्ट से समझेंगे, समझ में आ गया। किताबों ने लिखा है क्या इस टाइप का समझा के, तो भाषा कह के निकल गया। समझो तो भी भला, न समझे। लेकिन इस क्लास में सभी डाउट्स का क्लियर होता है। अब समझ में आ गया ना पूरा बात, कि स्लाइटली क्यों होगा। दूसरा क्या हम पढ़ाए हैं, अरे वो केमिस्ट्री में आता है, वहां डिटेल्स पढ़ाऊंगा। सिर्फ यहाँ एसिटिक बेस समझो, अल्केन अल्कीन अल्काइन, वो तो केमिस्ट्री के क्लास में अलग से, वो कोनो फिजिक्स का पार्ट थोड़ी है कि नहीं। यहाँ आया था ये समझाने के लिए, इसलिए हमने यहाँ बता, समझ में आ गया। अब जो है दूसरा पार्ट क्या लिखा है यहाँ, जो सब चीज से यूनिक है, जो नहीं बताया है, नेचुरल कोलाइड्स। नेचुरल कोलाइड्स का मतलब होता है इसमें कण होंगे, पार्टिकल्स होंगे। इसमें जो जो पार्टिकल्स होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, कोलाइड्स का मतलब क्या होता है, जिसको हम नंगी आंख से देख भी सकते, ओपन आई से क्या कर सकते, भी करते हैं। क्या ब्लड को नहीं देख पाते हैं, उसके कण को क्या नंगी आंख से देख लेते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है कि यह पार्टिकल से बना हुआ होगा, ग्रेनुलोसाइट्स होगा इसमें। इट मीन्स वह क्या है, नेचुरल क्या है, कोलाइड्स। कैसा कोलाइड्स है, नेचुरल कोलाइड है कि नहीं। हालांकि आर्टिफिशियल भी कोलाइड्स बनाए जाते हैं। तो हम केमिस्ट्री वाले का, हालांकि ये चैप्टर है भी कोलाइड्स ये सब पढ़ना है केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ मैंने मोटा मोटी समझाने का मतलब कर दिया कि कोलाइड्स का मतलब क्या होता है, और उसमें ब्लड क्या है, नेचुरल। नहीं समझे। और ये कण का बना हुआ है जो नंगी आंख से हम देख सकते हैं, उसको कोलाइड्स कहा जाता है। सिर्फ इतना डिफरेंस समझ में आ गया। तो क्या नंगी आंख से ब्लड के कण को नहीं देखते हो, अरे देखते हो कि नहीं।
आरबीसी रहता है। लेकिन लेकिन कोलाइड्स का मतलब होता है कि उतना उतना ऐसा थोड़ी है कि दिखाई नहीं देता। ब्लड जम जाता है तो क्या दिखाई नहीं देता है? हल्का सा जम जाएगा तो दिखाई देते हैं, उसके पार्टिकुलर कण दिखाई दे देते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वो तो वाटर का कंटेंट इतना ज्यादा रहता है कि उसमें वो घुला हुआ रहता है तो ऐसे नहीं दिखाई देता, मैंने बहुत ये नहीं, लेकिन वो उसका कण जो है, कोलाइड्स जो है, जनरली हम देख सकते। और तीसरा, और कोई पॉइंट तो हम सब समझाइए दिए हैं, और कुछ छूटा हुआ है क्या उसमें लिखा दिया हो? उसमें कोई नहीं है। दो एक्स्ट्रा चीज समझना था। कनेक्टिंग टिश्यू इससे पहले समझा चुका हूं, फ्लूइड किया है ये समझा चुका हूं, और सर्कुलर है ये सारा चीज समझा चुका। समझ में आ गया? अब चलते हैं। अब चलिए, अभी सिर्फ स्ट्रक्चर बताया हूं, इसके भीतर जाकर अभी और अध्ययन करेंगे, है कि नहीं? अब देखिए, अमाउंट ऑफ ब्लड, नेक्स्ट हेडिंग लिखे अमाउंट ऑफ ब्लड। यानी कि रक्त की मात्रा, रक्त की मात्रा। रक्त की मात्रा। और बीपीएससी का ने प्रश्न पूछ चुका है यहां से, पता है? 64th बीपीएससी का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए, उसमें पूछा है क्वेश्चन 64th या, हाँ 64th वाले बीपीएससी। ह्यूमन ब्लड की मात्रा कितनी होती है मानव शरीर में, कितना लीटर होता है? मोटा मोटी जो होता है वो 5 से लेकर 6 लीटर, लिख लो, 5 से 6 लीटर होता है, लिख लीजिए। मैंने आज सीख लोगे। अभी बनने दो ना, भोजन की प्रक्रिया है, सब तो पढ़ाता ही हूँ। ब्लड को, ब्लड हो सकता है कि 4-5 दिन क्लास चल जाए, बहुत लंबी ये है, तो सब चीज हम खींचते हैं। बस कंसेप्ट देता हूँ कि कभी जिंदगी में दोबारा साइंस से संबंधी कोई समस्या ना रह जाए। चलो, और ये 5 से 6 लीटर तो होता है, लेकिन टोटल वेट का कितना परसेंट होता है? आपके शरीर का जितना वजन है उसके कितना परसेंट हो तो हम कहेंगे कि आपका प्रॉपर सही है? गुड, एक्सलेंट। कहाँ से पढ़े हो? जहां से पढ़े हो, लेकिन सही नॉलेज, कैलकुलेट कर लिया, गुड, एक्स एग्जैक्ट सही। अच्छा है, तो इसका मतलब है तुम्हारा ब्लड का मात्रा, तुम एनीमिया रोग से ग्रसित नहीं हो। अच्छा देख, नहीं नहीं, अपना जो जो व्यक्ति किसी भी रक्त की कमी से नहीं गुजरा है, तुम्हें अपना पूरा वजन करके और मेजरमेंट करोगे, ब्लड का मापने वाला भी मशीन आ गया है, तो देखोगे एग्जैक्ट 7 से 8% ही है, बिल्कुल सही है। तो कई बार ये तो पूछेगा, और ये भी याद रखना चाहिए, पूरे वजन का कितना होना चाहिए? 7 से 8% स्वस्थ पुरुष को या महिला को। अच्छा, तुम कहोगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पुरुष को अलग, ये मेल को अलग होगा ब्लड की मात्रा, और फीमेल का अलग होगा। यस, मेल और फीमेल में रक्त की मात्रा का अंतर होता है। फीमेल में अमाउंट ऑफ जो ब्लड होता है वह कम होता है कि नहीं? मजाक कर रहे हो महिलाओं के साथ? मार खा जाओगे, बड़ी पीटेगी लड़की लोग या महिला लोग। उसके पीछे कारण है, नहीं कम होने के पीछे बताता हूं, क्योंकि उसमें एक्चुअली क्या है कि अब मुझे ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन बायोलॉजी में पढ़ाने के क्रम में बोलना ही पड़ेगा, खासकर पीरियड के टाइम में, या फिर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसमें बहुत सारे ब्लड जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उस कारण से ब्लड कम होता है। इसलिए महिलाओं को चाहिए, लड़कियों को चाहिए, हाँ ठीक है, लड़की या महिला को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा आयरन से रिलेटेड वह ऑब्जेक्ट को सेवन करे।
जैसे आयरन की गोली स्वास्थ्य केंद्र पर मिलता है, लेकिन आयरन गोली खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आयरन से युक्त भोजन का सेवन करें। जैसे कि पालक हो गया, नीच कहते हैं जिसको, उसका यूज कीजिए। आयरन से रिलेटेड आप फूड मटेरियल्स का सेवन, है कि नहीं। तो महिलाओं में कितना होता है कम, मोटा मोटी, तो ये हाफ लीटर से लेकर 1 लीटर तक कम होता है महिलाओं में। हाफ लीटर से कितना होता है कम, 1 लीटर तक कम होता है कि नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि यह खून चूसने के लिए तो होती है, तो ये बोला मजाक मजाक में, कई लोग बोल देते हैं। ऐसा कोई बात नहीं, उसका पीछे कारण हम बताएं कि कम होता है। मेल और फीमेल का ये एवरेज 5 से 6 लीटर होना चाहिए। कई पुरुषों का देखते होंगे 7-7 लीटर, किसी को कम होता है। महिलाओं में ऑन एवरेज 4.5 से 5 लीटर तक पाए जाते हैं। पुरुषों में 5.5 से 6 लीटर तक, कभी कभी पुरुषों में 5 लीटर पाए जाते हैं। तो वो उसके स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन ऑन एवरेज ये याद रखिएगा 5 से 6 लीटर। और ये बीपीएससी में पूछ, और पूरे वेट का कितना होना चाहिए, तो वेट का कितना होना चाहिए, वेट का कितना होना चाहिए, 7 से 8%। समझ में आ गया कि नहीं, तो लिखिए। लिखाया तो नहीं ना हूं, खाली समझाया हूं कि लिखा दिए, लिख लो ना। भाषा में लिखा देता, लोगों को जब तक भाषा में न लिखा दें तब आनंद नहीं ना आता। चलो लिखो। द अमाउंट ऑफ ब्लड, the amount of blood in human body is about 7% to 8% of total weight his and her body. For a healthy human beings, there should be 5 to 6 liter blood his या हर बॉडी। तो ये तो ऑन एवरेज लिया गया है, हिज और या हर बॉडी, तो ये ऑन एवरेज लिया गया है कि नहीं। लिख लिए कि कहीं छूट गया है, लिख लिया। और लिखिए सेकंड पॉइंट लिखिएगा, वोमेन हैव लेस ब्लड वॉल्यूम देन मैन, है कि नहीं, है कि नहीं, समझ में आ गया। अब चलते हैं ब्लड कंपोनेंट के बारे में, और यहीं से मेन अब पढ़ाई होगा। अभी तो सिर्फ परिचय दे रहे थे। ब्लड कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट लिख लीजिएगा। ब्लड कंपोनेंट, रक्त के अवयव, ये होता है, ये 2 प्रकार का होता है। इसको कितने वर्गों में बांटेंगे, प्लाज्मा और ब्लड कार्पल। ब्लड कार्पल है नहीं, ब्लड कार्पल, और ये है प्लाज्मा। अब देखिएगा, प्लाज्मा जो होता है वह 55% होता है पूरे ब्लड में, और ब्लड कार्पस होता है 45%, या एनसीईआरटी के अनुसार। लेकिन कई बुकों में बताया यह 60% होता है और ये 40%।
कई मेडिकल के बुक, लेकिन हम इसको ऑन एवरेज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी को हम लिख देंगे कि 55 से लेकर 60% तक क्या पाया जाएगा, प्लाज्मा। और यहाँ हम लिख सकते हैं 40 से लेकर 45% तक पाया जाता है। ये डाटा लिख लीजिए, काफी महत्वपूर्ण डाटा है। समझ में आ गया? अब ब्लड कार्पल्स के बारे में फिर तोड़ते, ब्लड कार्पल्स के बारे में पहले। ब्लड कार्पल्स जो है वह कितने वर्गों में बांटते हैं, 3 वर्गों में। ब्लड कार्पल्स को कितने वर्गों में बांटते हैं, 3 वर्गों में। कौन कौन होगा, आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी, और तीसरा प्लेटलेट्स। समझ में आया? तो ब्लड कार्पल्स किस में बढ़ता है, 3 में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट। और फिर प्लाज्मा आगे बढ़, प्लाज्मा जब पढ़ाएंगे तो प्लाज्मा जो है 2 वर्गों में बटेगा, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में। तो वो अभी रहने दीजिए, फिर बांटेंगे, है कि नहीं। तो पहले तो ब्लड कार्पस, परीक्षा में सबसे ज्यादा सवाल कहां से आते हैं, यहीं से आते है कि नहीं। तो ब्लड कार्पस के कितने पार्ट, अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछ देगा, इसमें से कौन जो है ब्लड कार्पस का पार्ट नहीं है, या विच इज द नॉट पार्ट ऑफ ब्लड कार्पस। 4 ऑप्शन दे दे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। तो उत्तर क्या जाएगा, प्लाज्मा जाएगा। अब लिख लीजिए, आरबीसी को भी इरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। इसके बदले में लिखिएगा कि आरबीसी एल्सो कॉल्ड इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट, ERYTHYROCYTES, इरिथ्रोसाइट्स। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को क्या कहा जाता है, इसका भी दूसरा नाम है, इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट। अब जो है डब्ल्यूबीसी भी, आप कहेंगे तो कितना शाखा आप तोड़, लेकिन सब पढ़ना है। शाखा टूटा हुआ रहेगा तो समझना आसान रहेगा। तो अब डब्ल्यूबीसी जो है 2 वर्गों में बांटता, एक होता है आर्गोनोलुसाइट और दूसरा होता है ग्रेनुलुसाइट। आर्गेनुलुसाइट और हिंदी में कहेंगे कणाकार और अकणाकार, कणाकार और अकणाकार, जिसमें कण हो और दूसरा में कण, कणाकार। तो लिखिए आर्गोनोलुसाइट के स्पेलिंग लिख लीजिएगा, ERESUENLAYTES। और लिखिए AG, दूसरे वाले में लिखिएगा AGRANULOCYTES। अब आर्सुनुलोलाइट्स जो है, जो पहला वाला लिखे हैं, उसको 3 वर्गों में बांटते हैं। लिखिए इसेनियोफिल्स लिख लीजिएगा,
इसिनियोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। अभी थोड़ा सा कठिन सुनने में लग रहा है, धीरे धीरे सब आसान हो। लिख लीजिएगा, इसिनियोफिल्स। स्पेलिंग लिखा दे क्या? EOSINOPHILS, इसिनियोफिल्स। दूसरा लिखे बेसोफिल्स, BOSOPHILS, बेसोफिल्स। और तीसरा लिखे न्यूट्रोफिल्स, NEUTROPHILS, न्यूट्रोफिल्स। और दूसरे वाले में दो ग्रुप में बढ़ता है। एक लिखे लिम्फोसाइट, दूसरा साइड में लिखो ना, जो दूसरा लिखा है। और दो टाइप में बांटवाए हैं। तो आर्गोनोलूसाइट जो लिखे हो ना, उसमें दो ग्रुप में बढ़ता है। एक बढ़ता है लिम्फोसाइट और दूसरा बनता है मोनोसाइट। आर्गोनोलूसाइट्स को क्या होगा? एक होता है लिम्फोसाइट, और एक क्या होगा? मोनोसाइट। मोनोसाइट ग्राफ भी बना दिए। और ये कितने में बटेगा? 3 में। कौन कौन? 3 कौन कौन? अभी लिखाया हूं ना। कौन कौन? लिम्फ, लिम्फ न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। इतना जल्दी जल्दी भूलोगे तो हो गया। न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनियोफिल्स। यही ग्राफ लिखवाना चाह रहे थे, तो इतना हम पहले ही लिखवा लेते तो तुमको हम इतना मेहनत काहे करते। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? ये कितने बार में बढ़ेगा? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनियोफिल्स। और ये किसमें बटेगा? लिम्फोसाइट और। अभी डिटेल्स खाली हम इस वर्गीकरण कर रहे हैं ताकि आगे दिक्कत नहीं हो कि कहां से सर कहां कौन चीज आ गया। आगे जो है हम इसको क्या करेंगे, फिर पूरा डिटेल समझाएंगे, है कि नहीं? तो सिर्फ आरबीसी नहीं बढ़ता है, आरबीसी ग्रुप में नहीं बढ़ता है ना, प्लेटलेट बढ़ता है। क्या बढ़ता है? डब्ल्यूबीसी। समझ में आ गया? आगे जाइए, आगे पढ़िए। आगे आगे जो है, अब एक एक चीज के बारे में हम समझते हैं, है कि नहीं? तो पहला लिख लीजिएगा। पहला जो हम शुरू शुरू में पढ़ाए थे, हम सिर्फ ग्रुप बांट दिए थे, लेकिन पहला जो हम टर्म लिखाए थे किसके बारे में लिखाए थे? प्लाज्मा होगा, देखिएगा जो बांटे हैं उसमें प्लाज्मा और किसमें बांटे थे, याद है? ब्लड कार्पस। तो प्लाज्मा और ब्लड कार्पस, एक बार और ध्यान दो, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ब्लड, ब्लड को पहले कितने वर्गों में बांटे? 2 वर्गों में। कौन कौन? प्लाज्मा और ब्लड कार्पस। ध्यान से सुनना, इतना आसान नहीं है। ब्लड, ब्लड को कितने वर्गों में बांटे? 2 वर्गों में। एक किसमें? प्लाज्मा में, और दूसरा ब्लड कार्पस। प्लाज्मा का कितना परसेंटाइल है? 55% एनसीईआरटी के अनुसार। और ब्लड कार्पस कितना है? 45%। याद रखना, मेडिकल साइंस में कुछ 5% का डिफरेंस होता है, तो हमने ऑन एवरेज ले ली। चलिए, अब आता है कि प्लाज्मा जो बटेगा हुआ तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में बटेगा, तो उसका भी हम तुरंत इसका इलाज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में पड़ेगा, कुछ और भी मटेरियल्स होंगे जो बटेगा।
तो इसकी चर्चा तो हम अलग से करेंगे। अब इधर आते हैं क्या, ब्लड कार्पस। ब्लड कार्पस कितने में डिवाइड होगा? 3 वर्गों में। कौन कौन? WBC, RBC और प्लेटलेट्स। लेकिन यह ब्लड कार्पस जो है, ब्लड कार्पस में जो WBC है, वह WBC फिर कितने वर्गों में बांटेगा? 2 वर्गों में। कौन कौन? आर्गोनोलूसाइट और ये कौन है? ग्रेनुलोसाइट। आर्गोनोलूसाइट और ग्रेनुलोसाइट, यह 2 वर्गों में बटेगा। अब जो है आर्गोनोलूसाइट किस में बटेगा? 2 वर्गों में। कौन में? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। रेस्ट इधर जो 3 बच गया वह इसमें बटेगा। तो ये 3 कौन कौन सा होगा? बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। क्या इतना याद नहीं हुआ? और प्लाज्मा जो उधर बांटेंगे, अभी तुरंत पढ़ा रहा हूं, प्लाज्मा भी 2 वर्गों में बट जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब समझो कौन से किताब में इतना तोड़ के लिखा है, सो बता दो। हाँ, लिम्फोसाइट होता है ना, वो अलग से, जिसको लिम्फ लसिका जो पढ़ाएंगे, लिम्फोसाइट, वो ब्लड का पार्ट ऐसे नहीं माना जाता है, इसलिए अलग से पढ़ाया जाता है। वो क्या काम करता है कि ब्लड का पार्ट नहीं माना जाता है, उसको ब्लड के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन कनेक्ट करने वाला होता है। यानी कि जो 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 डिफ्यूजन होता है न्यूट्रिएंट्स का ना, वो डायरेक्ट ब्लड में नहीं आता है, वह लिम्फ के माध्यम से ही आता है कि नहीं, लसिका ग्रंथि के कारण। इसलिए उसको ब्लड का पार्ट नहीं माना जाता, उसको अलग से पढ़ाएंगे, है कि नहीं। लिम्फ का काम वही होता है, मध्यस्थता करने का काम करता है, वो न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में डिफ्यूजन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समझ में आ गया? एक मोटा मोटी पूरा ग्राफ दिमाग पर बैठा कि नहीं? पूरा बैठ गया कि नहीं? क्या ब्लड में इतना अच्छे ढंग से क्लेरिफाइड करके कहीं पर लिखा है या डिवाइड करके लिखा है? दिक्कत हो जाएगी ब्लड समझने में। एक दूसरे के ऊपर तुम उसको पहले तो उसको ब्रेक डाउन करो कि किस रूप में कैसे कहा जाएगा। तो सिंपल सिंपल चीज हम लोगों ने अभी तक अध्ययन किया है। पहला, ब्लड एक्चुअली है क्या, व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय ब्लड। ब्लड का दूसरा हमने समझा कि ब्लड का फंक्शन क्या है। उसके बाद ब्लड का कंपोजिशन क्या है, ब्लड जो है वह, हाँ, स्ट्रक्चर क्या है, और ब्लड के स्ट्रक्चर के अंतर्गत अभी पूरा चीजों का अध्ययन किए हैं, है कि नहीं। तो पहला जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा जो है 55% आता है कि नहीं। कई जगह पर इसको 60% भी कहा जाता है। तो पहले हम प्लाज्मा के बारे में आते हैं। पूरा दिमाग ग्राफ पर बैठ गया ना? क्या रटना है बायोलॉजी? बिल्कुल नहीं। देखिए, प्लाज्मा इज ए, लिख लीजिए, प्लाज्मा इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन ब्लड। It consists, रे कहेला ही माथा हमारा खराब कैले है। कभी कभी हमारा माथा कहला खराब कर दे छे। अभी हम तोड़ तोड़ लिया हा, ओकरा पहलका पाठ है प्लाज्मा, तब प्लाज्मा पूरा पढ़ लेबी तब ना प्लेटलेट RBC पढ़ाई, या तब ना WBC, या तब ना प्लेटलेट्स पर पहुंच। कुदुक कुदुक के पढ़ाए। प्लाज्मा पहला पाठ है, अब इसके बारे में ना आप डिटेल जान रहे हैं। वो तो ओवरव्यू दिए हैं, बांटे हैं कि बाद में कंफ्यूजन नहीं हो। चलो, प्लाज्मा, अब जब पूरा दिमाग से उतर गया, क्या बोलना चाह रहे हैं, दिमाग में खराब कर देता है। क्या लिखा थे? मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड, इट कंसिस्ट 55% ऑफ ह्यूमन ब्लड। इट्स मेड बाय mainly
two components. Mainly two components. Inorganic substance and organic substance. Organic substance or inorganic substance. Inorganic substance. अब केमिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कुछ समझते हैं? ऑर्गेनिक किसको कहेंगे और इनऑर्गेनिक किसको कहेंगे? ऑर्गेनिक कहेंगे, बिल्कुल सही है। और इनऑर्गेनिक में क्या होगा? कार्बन, माने उसमें कार्बन का जो है कंपोनेंट नहीं होगा, है कि नहीं? तो हम सबसे पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि इसमें तो तुरंत पकड़ लोगे कि कार्बन है, ये तो पकड़ना सबसे आसान है कि नहीं? तो सबसे पहले हम इसी का ऑपरेशन करते, कोई दिक्कत? लिखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में लिखिए। एक एक पॉइंट्स को मैं लिखवाऊंगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ले लीजिए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस consist of constant in blood, consist in blood less than 1%, मात्र 1% से भी कम होता है। लेस देन लेस देन 1% से भी कम होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कितना होता है? तो 0.9% लिखना चाहेंगे तो एग्जैक्ट डाटा भी लिख सकते। 0.9% होता है। ये सब यूपीएससी में बहुत अंदर जाके पूछ देता है, ये सब डाटा याद रहना चाहिए, है कि नहीं? अब लिखिए, इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मेजर कंपोनेंट इज सोडियम क्लोराइड। पहला होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, हाँ साल्ट, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद लिखिए सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए, अब दो भी अगर याद परीक्षा में करके चले गए तो भी काम बन जाएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कौन कौन रहता है? सोडियम क्लोराइड साल्ट, और दूसरा होता है बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये दो मेजर कंपोनेंट होता है, लेकिन 3 माइनर कंपोनेंट भी होता है। दिखेगा 3 माइनर कंपोनेंट भी होता है। या माइनर कौन होता है? लिखेगा कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटासियम। कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम। समझ में आया? और यह सब क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटासियम, ये सब होते क्या है? मिनरल्स। इतना याद रहेगा कि नहीं? अब
देखो ध्यान से गौर से, माइनर में तुमसे अगर कोई कंपोनेंट पूछे, याद रहेगा? आसान तो है। कैल्शियम, पोटासियम और मैग्नीशियम। अब मेजर में क्या होगा? सोडियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो दोनों सोडियम से ही स्टार्ट हो रहा है। एक में सोडियम बाइकार्बोनेट है और एक जो है सोडियम क्लोराइड है, यानी कि NaCl। हाँ, बाइकार्बोनेट में होता है बेकिंग सोडा, क्योंकि जो जिलेबी खाते हो उसमें फुली फुली जो जिलेबी होता है, या उसमें बेकिंग सोडा, तो जिसमें बाई लगा हुआ रहेगा ना वो खाने वाला होता है, और जिसमें बाई नहीं लगा हुआ है समझो कि जहर है, खाना भी नहीं, तो ऊपर चले जाओगे। तो जिसमें बाई लगा हुआ रहे वो खाने वाला है। जिलेबी खाए हो और उसमें फूला फूला जिलेबी रहता है, वो क्या डाल देता है? हाँ, फर्मेंटेशन करने का काम करता है ये। फर्मेंटेशन करता है तभी तो वो क्या होता है, फूल जाता है। अरे हम कर रहे हैं नहीं, शरीर की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे जिलेबी जो बनता है ना, या पूरी पकवान जो पकते हैं, या मिठाई के दुकाने पर जो रसगुल्ला ये जो होते हैं, वो जो स्वीट खाते हो, उसमें क्या में रखा रहता है? यही का कारण क्या होता है, उसको कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल उसको उसको एक्सपेंड कर देता है। लगता है कि अरे भाई 10-20 रुपया में इतना बड़ा रसगुल्ला दे रहे हैं तो मजा आ रहा है। वो कुछ नहीं होता है, बेकिंग सोडा डाला रख रहा। समझे? हाँ, करता ना क्यों नहीं है? बेकिंग सोडा अगर करते हो इस्तेमाल तो शरीर के लिए घाटा है। हैं? अरे तो वो बैलेंसिंग करने के लिए ना है, कोई भी हर चीज जो है बैलेंस के रूप में हो शरीर में, तो कोई घाटा नहीं है। अब तुमको बता देता हूं। सोडियम क्लोराइड, साल्ट, साल्ट है ना शरीर, इसी में है। अगर इसकी मात्रा बढ़ जाएगी तो तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। समझ में आया? अब तुम कहोगे कि हम नमक फाँक लेंगे, तो बहुत लोग तो गांव देहात में कहते हैं कि साल्ट को हम खा लेंगे तो ब्लड तो हमारी जल जाएगी। लेकिन ब्लड के बनाने में एज ए कैटलिस्ट के रूप में काम करता है सोडियम क्लोराइड। ऐसा नहीं है कि नमक खाने से बाप रे बाप ब्लड बन जाता है, ऐसा कंसेप्ट दिया जाता है। तो रियल में ऐसा नहीं होता है। जितना नमक खाओगे उतना ही ज्यादा ब्लड बनाने की प्रक्रिया बढ़ा देता है, कैटलिस्ट के रूप में काम करता है। और देखो प्रकृति ने कितना सुंदर ढंग से समझाया है। ये क्लास अगर बेटा अगर करके चले जाओ, पढ़ना कहीं भी जाकर पढ़ लो, कोई स्वतंत्र हो। जब ये सब चीजें नहीं सीख पाओगे ना तो अफसोस होगा कि कहाँ हम कहाँ। रटने के सिवा क्वेश्चन कोई को सेट दे देगा कि बनाओ बेटा, और रटवा देगा। कोई सेट साट मारने की जरूरत नहीं है, खाली यहाँ गौर से खाली सुन लो तो सारा क्वेश्चन सोल्व करने के यहीं पर करवा दूंगा। अब देखो प्रकृति कितना बैलेंस करके रखती है ब्लड में। सोडियम क्लोराइड बैलेंस है, लेकिन यही चीज ज्यादा यूज करोगे ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ब्लड प्रेशर क्यों होगा? ये कैटलिस्ट की भूमिका निभाता है। तो मान लिया कि हमारे ब्लड में नस की लंबाई बढ़ रही है क्या उम्र के साथ, या वेन की बढ़ रहा है क्या? वो तो लिमिट ना है। जैसे कि दिल्ली में सड़क जो है वो तो लिमिट है। अब वाहन की संख्या उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ेगी, जाम हो सकता है कि नहीं, एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। सेम चीज हमारे शरीर के अंदर, ब्लड ज्यादा जरूरत से ज्यादा हो जाए और जगह तो सर्कुलेटरी पथ में ही ना घूमती है ब्लड, और उसको ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा? ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो नस को कहीं फाड़ देगा कि नहीं, और नस को वेन को वो प्रेशर करके उसको बिल्कुल को ब्रेकआउट कर सकता है कि नहीं, है कि नहीं? तो कई बार देखते हो ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज में क्या होता है एक्चुअली, क्या है, नस ही तो फट जाता है ब्रेन में जाकर। यहाँ पर थोड़ा ये होता है, यहाँ जो होता है ना प्रेशर सबसे ज्यादा जो है ना,
प्रेशर जो है जैसे नीचे से ये हार्ट से लगता है, ये सबसे ऊपर है ना, तो सबसे कम प्रेशर लगना चाहिए, होता जस्ट अपोजिट है। प्रेशर प्रेशर सबसे ज्यादा ऊपर लगता है, इसलिए ब्रेन हैमरेज ज्यादा होता है, पतली भी होती है। हाँ, नहीं, और ब्रेन में एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि ये जो शरीर है, जैसे ये हाथ जो है, तो इसमें स्केलेटन सिस्टम है, इसके पास में एक और लेयर है, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो ये कंट्रोल करके रखता है नस को। ब्रेन में क्या है, ब्रेन में कौन हड्डी थोड़ी है, वो तो क्रेमियन, देखने में ना लग रहा है कि बड़ा ठोस मेरा माथा है, ये क्रेनियम, 8 बोन्स ऑफ क्रेनियम सिर्फ प्रोटेक्ट किए हुए है। उसके बाद हमारे ब्रेन में कोई हड्डी नहीं है अंदर से, बस जान जाओ, पूरा खोखला है। इसलिए पुलिस जो करती है, ट्रैफिक पुलिस जो बार बार बोलती है वो हेमलेट लगाने के लिए, इसके पीछे यही कारण है, ये कुछ नहीं है, ये 8 क्रेनियम हड्डी सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर रही है, अगर ये टूट गई तो ब्रेन में कुछ बचता भी नहीं है जो प्रोटेक्ट कर, इसलिए कहती है हेमलेट लगाने के लिए। एक बार गया तो न्यूरॉन्स में सबसे कम रिज्यूनेशन पावर होता है, वो आगे पढ़ाऊंगा सेल में। तो कहने का मतलब ये इसलिए बोलती है ट्रैफिक पुलिस, अब हम कहाँ थे कहाँ चले गए, यही होता है मेरे साथ, कहाँ थे बहका देता है, मैं बहक जाता हूँ दूसरे साथ। हाँ, नक पमक थे। तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये कैटलिस्ट जो है बनाने के लिए करेगा, तो ज्यादा करेगा तो क्या होगा, वो न्यूरॉन्स जो है उससे ब्रेक डाउन हो जा सकता है, यानी कि वह वहां पर ब्रेन हेमरेज का भय रहेगा। सोडियम क्लोराइड एक कैटलिस्ट के रूप में भूमिका निभाया जाता है। तो जब कैटलिस्ट कैटलिस्ट का मतलब है कि उसकी प्रतिक्रिया को बढ़ा देगा, यानी ब्लड बनाने के प्रोसेस को बढ़ा देता है, डायरेक्ट भाग नहीं लेता है। कैटलिस्ट नहीं पढ़े हो, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। अब ये जो है देखो कितना प्रकृति बैलेंस करके रखी है, ये जो ना माइनर कंपोनेंट देख रहे हो ना, उसमें देखो ये क्या है, पोटासियम, ये जस्ट अगेंस्ट में काम करता है किसके, ऑपोजिट। मैंने बार बार कहा कि लेक्चर ढंग से सुन लो, किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किताब में ढूंढने जाओगे तो पगला जाओगे, लेक्चर गौर से सुनते चले जाओ। तो ये किसके अपोजिट काम करता है, पोटासियम के, इसलिए ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा, घटा देता है। इसीलिए जब हमारे प्रकृति ने ये दोनों को बैलेंस करके रखा है, इसलिए नॉर्मल जो व्यक्ति जिंदगी जी रहा है उसको कभी ब्लड प्रेशर देखे हो कि ब्लड प्रेशर से मर गया गांव में, क्योंकि हम लोग क्या है, नेचुरली जुड़े हुए हैं। जो ज्यादा इधर उधर चाय चू करता है वो इसी का कभी ब्लड प्रेशर, तो कभी ब्रेन हमें, तो कभी कुछ, तो कभी कुछ होते रहे। ज्यादा तेज बनोगे तो प्रकृति के खिलाफ जाओगे तो यही होगा, है कि नहीं, है कि नहीं, देख रहे हो। तो इसे दो चीज सीखने को मिला, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा और ये पोटेशियम को घटाएगा। अब देखो, जो जिसको ब्लड प्रेशर है उसको देखते हो गए, एक आता है ब्लड प्रेशर कम करने वाला नमक भी टाटा की तरफ से निकला हुआ है, बड़े बड़े मॉल में जाओगे उस पर लिखा हुआ देखना, पोटासियम युक्त नमक लिखे हुए, इसमें लिखता है कि नहीं, और उसमें लिखेगा पोटासियम युक्त ब्लड प्रेशर वालों के लिए उपयुक्त नमक, देखे हो। तो उसके पीछे भी यही लॉजिक है। आज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम ये भी उसी टाइप का काम करेगा बेचारा, है कि नहीं। और हाँ, फर्मेंटेशन काम करने का है, तो फर्मेंटेशन बहुत सारी चीजें हमारे शरीर में स्वयं भी फर्मेंटेशन होते रहती है, हमारे शरीर में भी बहुत सारी चीजों का फर्मेंटेशन होता है, उसमें इसकी भूमिका होती है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं मान लिया कि तुम्हारे शरीर के अंदर जो है, जैसे कोई सेल
माने डिस्ट्रॉय हो गया, घाव ही हो गया, उठ हो गया, उंड हो गया, तो वो उसमें बीज मवाद ये सब बनता है कि नहीं? एक्चुअली उसमें इसकी भूमिका बढ़ जाती है। खैर उतना अंदर तक हो तो ना चल जाओ कि उसी में समुद्र में गोता लगा दे। जहाँ परीक्षा सवाल पूछता है उस पर कंसंट्रेट कर, पढ़ाने के लिए तो हम सब चीज पढ़ा देंगे, लेकिन कंसंट्रेट वहीं करके रखना चाहिए जहां से सवाल आता है। और ये मैग्नीशियम क्या काम करता है? मैग्नीशियम का काम प्लांट में ज्यादा है, एनिमल में क्या है, बहुत कम है। क्योंकि प्लांट में क्लोरोफिल जो होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करने में बहुत भूमिका निभाता है, उसमें जनरली मैग्नीशियम ही होता है। और मैग्नीशियम ही हमारे जो प्लांट को क्या कर देता है, बर्न आउट नहीं करने देता है, जलने नहीं देता है। इसलिए देखते होंगे किसान जो है गर्मी से जस्ट पहले लीची के बगानों में या आम के बगानों में या मैंगो के गार्डन में मैग्नीशियम का छिड़काव करते हैं, ताकि गर्मी में उसका पत्ती न जले। समझे हो? किसान किसानी किए होगे तो जरूर देखना, किसान ऐसा करता है। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया? इस जगह से, मैग्नीशियम से, क्लोरोफिल इसी में। और ये बीपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। हाँ, वो गांव से इसलिए मुस्कुरा रहा है, वो सब चीज देखे हुए है। भी प्रैक्टिकल बता रहा हूं ना मैं। आइए, यहाँ टाउन वाला सा नहीं समझेगा। टाउन वाला लगेगा कि ऐसी सर ऐसी बता दे रहे हैं, तो वो सब मुस्कुरा रहा है क्योंकि वो फीलिंग कर रहा है ना, बी प्रैक्टिकल देखा है। और ये कैल्शियम क्या होता है, ये बोन्स के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, स्केलेटन सिस्टम में। तो समझ जाओ, इस मिनरल्स का काम समझ में आ गया। कौन किताबा में दे ले है इतना इतना डिटेल? अगर तुम समझ जाओगे तो एकदम बिल्कुल कोई क्वेश्चन को छोड़ोगे ही नहीं, है कि नहीं? समझ में हो गया? अब तुमसे ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन घुमाएगा तो यो कह देगा कि भैया माइनर कौन है और मेजर कौन है। तो देखो 0.9% में ही माइनर और मेजर सब हो गया। तो मेजर में 2 और माइनर में 3 याद रखिए। सबका फंक्शन बता दिए लेक्चर में, है कि नहीं? हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत तो लिखा भी दियो का। अच्छा, एक 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 चीज और जो यक्ष प्रश्न पूछते हैं, हम जो ब्लड को कहे थे ना कि हल्का सा क्या है, हल्का सा क्या है 7.4 करके, पीएच वैल्यू कितना है 7.4, यानी कि ब्लड क्या है, हल्का सा अल्कली है। या उसी को दूसरे रूप में क्या कहेंगे, बेसिक या एसिडिक? बे, बेसिक्स। ये तो सब मास्टर रटा दिले है, लेकिन एग्जामिनर के अगर माथा जिस दिन घूम गए, आप पूछ दिले कि ब्लड में 7.4 जो होता है वह किसके कारण होता है, तो तुम लोगों का भी माथा घूम जाएगा। अब हमारा स्टूडेंट अगर इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, इसका मतलब हमारा पढ़ाने का तरीका सही जा रहा है। हाँ, अब देखते हैं कि जवाब में कितना तुम लोग खरा उतर रहे हो। बता दो होता क्या है जिसके कारण होता है, जवाब बताओ। जा, अरे ऑप्शन नहीं दूंगा। अभी पढ़ाए कहाँ है? अरे पढ़ाए कहाँ है? खाली प्लाज्मा तो पढ़ा रहे हैं, प्लाज्मा में भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ा रहा हूं, तो ऑप्शन क्या दे इसमें? कॉमन सेंस यूज कर लो, काम हो जाएगा। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के आनंद आया? ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। आ गया आनंद? लिख लो, अभी भूल जाओ। उतना तो एकदम मेडिकल ना करेला कौन किसके कारण। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सबके इम्पैक्ट दिखता है, उतना जा। अरे भाई उतना अंदर जाके नहीं। हाँ, हाँ बेसिक नहीं है तो उतना अंदर जाके नहीं पूछेगा।
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पे लिख दोगे, काम चल जाए। समझ में आ गया? अब बुझलस, किताबें ढूंढते रह जाओगे, खाली 7.4 कह के एनसीईआरटी भी निकल गई, छुट्टी। एक जगह डेमो ना लेना तुम लोग, 2-4 जगह डेमो लेके ही क्लास लेना। एडमिशन भविष्य का सवाल है, समझे? बहुत लोग बड़का बड़का फीस रखे हुए हैं इसीलिए, क्योंकि ताकि अट्रैक्ट तो लगे कि हाँ कुछ है जान, तो ऊपर भी नहीं ये होना। समझ में आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। अच्छे, अभी कोरोना लाई रहा, अरे कोरोना आया था कि नहीं? उसमें लोग पहले इस प्लाज्मा के बारे में इतना पढ़ाते नहीं थे, लेकिन जब से कोरोना हुआ है तब से लोग थोड़ा थोड़ा रिसर्च करके पढ़ाना शुरू किया है। और नहीं तो WBC RBC प्लेटलेट्स प्लाज्मा, ब्लड खत्म हो गया, जो आप घरे जो आधा घंटा में क्लास खत्म, ब्लड ब्लड खत्म हो गया, है कि नहीं? अब प्लाज्मा पर बहुत रिसर्च चल रहा है। इसके बाद, क्योंकि कोरोना में अगर इफेक्टिव कोई अगर ब्लड के पार्ट को सबसे ज्यादा कर रहा है तो इसी प्लाज्मा वाले पार्ट। तो लिखिए, अच्छे, देखे होंगे सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, नाम सुने हो? जो करंट अफेयर्स का लड़का बढ़िया से बच्चा पढ़ रहा है, तुम लोग नहीं सुने हो? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, टीकवा लगवाए हो, कौन बना के दिया था? यही सीरम इंस्टीट्यूट पुणे बना के दिया। हमारा ऊपरा पर कौन चर्चा करे के, हमरा कोनो सामाजिक व्यवस्था, हमरा साइंस पर चर्चा करे के है कि और कुछ? हाँ तू और जा, वो बहुत बढ़िया कल टीका तले रहो, मर गए और थोड़ी जाएगा, ऐसे भी मरता है, टीका लेकर मर जाएंगे, ऐसे जल्दी मरोगे और क्या, मरना तो सबको है, यही तो सत्य है, जिंदगी सत्य थोड़ी है कि नहीं? अभी पढ़ाई नहीं हूँ, अभी पढ़ा ही रहा हूँ, एडवांस सवाल नहीं पूछना, पढ़ा मैंने जिस टॉपिक का रहेगा उसमें हम पूछ बता देंगे, यहां तक पढ़ाए उससे सवाल पूछो। बहुत बहुत सुंदर सवाल है आज, ई सवाल पूछ के हमारा दिल गार्डन गार्डन कर, बहुत सही बात बोले। जैसे सिर्फ ब्लड का चेक नहीं होता है, यूरिन का भी चेक होता है। हाँ, यूरिन का भी चेक होता है और ब्लड का भी चेक हो, बताता हूँ। यूरिन का चेक क्यों किया जाता है उसके पीछे भी कारण बताऊंगा, और ब्लड का भी चेक क्यों होता है वो बताऊंगा। ब्लड का चेक इसलिए किया जाता है कि बॉडी से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, किसमें न्यूट्रिशन सही से पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, न्यूट्रिशन की कमी है, डिफिशियंसी है, कमी और ज्यादा, सारी चीजें इससे पता चलेगा, इसी ब्लड से न चलेगा। अगर मान ले कि प्रॉपर ढंग से न्यूट्रिशन जा रहा है तो उसका कंपोजिशन होगा ना, ब्लड में ना होगा, तो उस कंपोजिशन को चेक करके हम यह नहीं निकालेंगे कि कहां पर कौन से कंपोनेंट में डिफिशियंसी है। अरे कोई डिफिशियंसी के कारण ही तो रोग होता होगा, अगर रोग का कोई कारण भी होगा तो अब ब्लड के द्वारा ही तो संचरित होगा, ब्लड के द्वारा ही तो ट्रांसफ्यूजन होता होगा, तो उसका कंपोनेंट ब्लड में दिखेगा कि नहीं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, दिखेगा कि नहीं? इसलिए ब्लड को नमूना, समझ में आया? अब दूसरा कारण बताता, यूरिन, ब्लड का जो कैरोटीन होता है, एक कैराटीन या ऐसा कुछ होता है, हाँ शायद कैराटीन या ऐसा कुछ नाम है, वो ये जो है ना, ये एक तरह से कई बार जो होता है, जब बहुत उपवास की स्थिति में रहते हो, भूख हड़ताल, स्टार्व, बता रहा हूं ना कि एक ऐसा ऐसा फैक्चुअल चीजें बता दो ना कि किताब में खोजते खोजते मर जाओगे। जब भूख स्टार्व पर कोई चला जाता है, जतिन दास 64 दिन तक किए थे ना भूख हड़ताल, या कोई भी होता है,
उसमें यूरिन में इसी केराटिन की मात्रा बढ़ जाती है। और केराटिन कुछ नहीं है, ये केराटिन और वाला नहीं, गाजर वाला नहीं, वैसे एग्जैक्ट इसी ढंग से मिलता जुलता नाम है, वो केराटिन ही है कुछ, या कुछ है। हाँ, केटाइन, केटाइन उसको, केटाइन लेवल उसको नॉर्मल भाषा में केटाइन लेवल भी कहते हैं। हाँ? नहीं नहीं, वो नहीं, वो नाखून में पाया जाता, बाल में पाया जाता, वो केराटिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसलिए तो कहता हूं कि कंफ्यूज मत होइए। जो इसमें जो है ना, हाँ उसी को उसी टाइप का, हाँ वही नाम दिया जाता है, एग्जैक्ट मुझे नाम नहीं याद है, मैं बताऊंगा बाद में जब वो चैप्टर आएगा तो। एक्चुअली वही ब्रेक डाउन होता है, वह क्या है, बोन्स का ही पार्ट है, और वो जो बोन्स का पार्ट टूटता है तो यूरिन में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, और इसी को चेक करके बताते हैं कि आपकी स्थिति बहुत खराब है, तो अब भूख हड़ताल मत कीजिए, जैसे 17वीं में हुआ नहीं था, बीपीएससी के लड़कों ने आंदोलन किया था, उसमें सबसे पहले उसका चेक किया हुआ था, यूरिन ही तो चेक हुआ। अगर वह स्थिति बहुत खराब होने लगती है, वो इसमें इसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो वही चीज को ये तुरंत जो है मेडिकल में दे दिया जाता है कि नहीं। तो ये सारी की सारी चीजें इसी के कारण संभव हो पाती है कि नहीं। तो अब तुमको समझ में आ गया कि ब्लड का चेक क्यों किया जाता है और यूरिन का चेक क्यों किया जाता है कि नहीं। तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन ये थोड़ा सा अभी के संदर्भ में बहुत सही नहीं कहेंगे। चलिए अब लिखिए सीरम। अब सीरम इंस्टीट्यूट कहां से आया है, सीरम इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है। सीरम इंस्टीट्यूट जो पढ़ा है उसमें सीरम शब्द कहां से आया है, यही अगर प्रैक्टिकल सवाल पूछ देगा तो। सीरम पहले से, ब्लड में सीरम पाया जाता है। आ? तो सीरम को एक्चुअली कहेंगे क्या, डिफाइन कैसे करेंगे, या क्या है सीरम, क्या है, क्या हम कैसे निकालेंगे कि इसको सीरम, तब तो सीरम के बारे, हम तो ब्लड, पूरा ब्लड पढ़ा दिए, ब्लड का कंपोनेंट बढ़ा, कंपोनेंट तो बताइए ना, पार्ट डिवाइड करके, तो वहां तक मैंने कहीं सीरम का चर्चा नहीं किया, तो ये सीरम एक्चुअली है कहां से, यही तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। वो तो ब्लड, पूरा ब्लड ही स्टिकी है, वो तो हम डिफिनेशन में ही बता दिए, ये आपका सवाल का जवाब नहीं है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, एक नंबर क्वेश्चन पक्का है। प्लाज्मा अभी पढ़ रहे हैं ना, प्लाज्मा, प्लाज्मा पढ़े हैं ना। अब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन हटा दो, फाइब्रिनोजन हटा दो, फाइब्रिनोजन क्या करता है, ब्लड को थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, याद आया। अभी कचरा ज्ञान है चेला, हम जो पढ़ाऊंगा ना, है, सुन ना। हाँ एक चीज और बताओ, रक्त का थक्का एक चीज नहीं जमाता, 5 से 6 कंपोनेंट बताओ। प्रोटीन के बारे में पूछेगा तो फाइब्रिनोजन है नहीं, कैल्शियम भी प्रोटीन का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो एक कंपोनेंट नहीं है, बहुत सारे कंपोनेंट है, ब्लड में ही पढ़ाऊंगा कि रक्त का थक्का एक कंपोनेंट नहीं जमाता है, और कोई एस एक स्टेज में नहीं होता है, 5 से 6 स्टेज में होता है। तो सिर्फ अभी ये जानो कि फाइब्रिनोजन जो है ये भी रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इस प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को जो अब हम घटा देते हैं तो इज इक्वल टू कितना आता है, सीरम। ये समीकरण लिख लो, इसीलिए हम ब्लड के कंपोजिशन में सीरम नहीं निकाले थे, क्योंकि प्लाज्मा में ऑलरेडी क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है, यानी कि ब्लड जमाने का काम भी प्लाज्मा के कंपोनेंट भी करते हैं, तो प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन इज इक्वल टू सीरम होता है। समझ में आ गया।
अब चीज एक चीज और बताएंगे सर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे ही क्यों सर्च कर रहा है और सीरम ही क्यों नाम पड़ा है? आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूं, तो इसके पीछे कारण क्या होगा? नहीं नहीं, वो नहीं हुई, रखा जाता है। हाँ, उसी पर नाम रखा गया है इसका। नहीं, अब क्यों नाम पड़ा था के पीछे कारण बता। ये जो है ना प्लाज्मा जो होता है, अगर हम रिसर्च में करेंगे या बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ब्लड तुरंत क्लॉटिंग कर जाता है। ब्लड को जैसे ही बाहर एयर के कांटेक्ट में आता है क्या हो जाता है? जम सकता है कि नहीं? एयर कांटेक्ट में आते ही क्या होता है? ब्लड जम जाता है। ड्यू टू ड्यू टू फाइब्रिनोजन। और एक होता है ब्लड में हिपेरिन, इस ब्लड क्लोटिंग के अगेंस्ट में काम करता है। तो आप कहेंगे कि फाइब्रिनोजन जो होता है सर या शरीर में ब्लड को जमाने देने का काम करता है। आगे पढ़ाऊंगा, अभी अभी ये सब नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ मैं एक वानगी दे रहा हूं समझाने के लिए, क्योंकि तुम्हारा सवाल तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि सवाल करने में तो आ गया। तो तुम कहोगे कि सर ऐसा है कि फाइब्रिनोजन हमारे शरीर में पूरा फैला हुआ है और ये रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम जाना चाहिए और हम कभी स्वाव हो जाते। हम जानते हैं ना, तुम लोग कितना नटखट बालक हो, सो सब समझते हैं। तो तुराने से पहले ना हम दर्द का निवारण दवा हम लगा दे रहे हैं। उसमें होता है हिपेरिन, उसमें होता है हिपेरिन। हिपेरिन जस्ट ऑपोजिट काम करता है किसके? फाइब्रिनोजन का। आगे बताऊंगा, बार बार ये कर रहा हूं क्योंकि तुम लोगों के दिमाग में कई और भी दुविधा बनी रहेगी, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, है कि नहीं? लेकिन पहले हम इसको बोल दिए है क्योंकि तुमको सवाल आने से पहले ही मुंह पर ताला लगा देना। तो हिपरिन क्या करता है? एंटी क्लॉटिंग एजेंट के रूप में। ये क्लॉटिंग एजेंट है, ये एंटी क्लोजिंग क्लोटिंग एजेंट के रूप में काम कौन करेगा? हिपेरिन। ये सब समझाऊंगा, लिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी घबराने का कोई जरूरी नहीं है। ये प्लाज्मा अगर मान लिया जाए कि आगे बाहर लाकर हम इसको अगर कहीं भी रिसर्च करेंगे तो ये फाइब्रिनोजन के कारण जम जाएगा, और जैसे ही यह क्लॉट कर जाएगा तो हम रिसर्च कर पाएंगे सही से, या किसी को दान दे कर पाएंगे? अगर ब्लड देना पड़ेगा किसी को तो कर पाएंगे? जमा हुआ ब्लड दोगे, खुद तो शर्म डूबे हैं, तुमको भी शर्म डुबाएंगे, तो भी ब्लड क्लोटिंग करा दोगे। ब्लड क्लोटिंग हुआ तो जिंदा रहेगा आदमी को? चले थे भला करने, ऐसा भला कर दिए कि बस स्वर्ग का टिकट ही कट गया। तो उसे क्या निकाल दिया जाता है? फाइब्रिनोजन, यानी कि जमने वाला चीजें ही हटा लिए जाते। अब इस पर रिसर्च करना आसान होगा कि नहीं? डर डर भय नहीं रहता है इसको क्या करने का, ब्लड क्लोटिंग होने का, माने ये क्लोटिंग होने का कोई भय नहीं रहता है। अब इस पर रिसर्च करना आसान हो जाएगा कि नहीं? अरे ये जमेगा। फिर मार खाते हैं हमारा। प्लेटलेट एक अलग कंपोनेंट है, ये प्लाज्मा का पार्ट। साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि प्लाज्मा के कंपोनेंट को अलग करके निकाला जा सकता। ब्लड ऐसे निकाला जाता होगा, उसका कुछ इक्विपमेंट होगा ना, वहां पर कुछ ना कुछ वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ना, ऐसे ब्लड निकल जाता है। अब जो है, मान ली कि ये सीरम जो निकला, सीरम में क्या हो गया? प्लाज्मा जैसे कम फाइब्रिनोजन जैसे कंपोनेंट को हटा दिया गया, तो अब यह जमेगा नहीं, यानी कि क्लॉट नहीं करे। अब इस पर रिसर्च क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। इसलिए जितना भी रिसर्च ब्लड के ऊपर हुआ या कोरोना के ऊपर हुआ, इसलिए उसका नाम सीरम इंस्टीट्यूट जो पुणे हो या कुछ भी आ गया, के पीछे भी यही कारण था। तो ये चर्चा में रहा है सीरम, वो पूछा जा सकता है सीरम, व्हाट आर यू अंडरस्टैंड बाय सीरम? तो सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन को हम घटा देंगे
तो हमें सीरम प्राप्त होगा। यहां तक समझे कि नहीं? कोई दिक्कत है कि नहीं? अब लिखिए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो हो गया, अब आते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। बहुत हम चर्चा कर दिए इनऑर्गेनिक के ऊपर, और इसी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के कारण ब्लड का पीएच वैल्यू जो 7 पॉइंट डिस्कस। अब लिखिए ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सब्सटेंस में लिखिए मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मेनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस are found in plasma, are found in plasma. Found in plasma. पहला लिखिए, as a digestive food, as a digestive food. फर्स्ट लिखिए, माने उदाहरण के रूप में लिखे, डायटिस के रूप में एमिनो एसिड सब पढ़ा चुका हूं, ग्लिसरॉल। उसके बाद क्या, एमिनो एसिड हो गया, ग्लूकोज लिखो, और उसके बाद क्या होगा, फॉस्फोलिपिड्स होगा, ये भी आता है एक्स्ट्रा में जोड़, कुछ विटामिन आ जाएंगे, है कि नहीं, मिनरल्स, मिनरल्स में तो उधर उधर पढ़ाई दी है, कुछ सम विटामिन आ जाएंगे, है कि नहीं? तो यहां तक समझ में आ गया। अब दूसरा सब्सटेंस होगा, एक तो डाइजेस्टिव फूड के रूप में होगा, डाइजेस्टिव मटेरियल के रूप, और दूसरा क्या होगा बताइए, प्रोटीन के रूप में। लिख लीजिए, प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन डाइजेशन के रूप में तो होगा ही होगा, एक होता है ब्लड क्लॉटिंग करने में, इसका मेन फंक्शन होता है कि नहीं? प्रोटीन एक टाइप का नहीं होता है, प्रोटीन जब हम पढ़ाएंगे तो प्रोटीन एक टाइप का नहीं होता है, 10 से 15 टाइप का प्रोटीन होता है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के रूप में होगा, वो प्रोटीन होता है। एक प्रोटीन जो होता है वह ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन के रूप में काम करेगा। एक ऐसा प्रोटीन होगा जो आपको स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में काम करेगा। एक एक प्रोटीन इस प्रकार का होगा जो किसी के कन्फिग्रेशन करने में काम करेगा, तो प्रोटीन एक टाइप का नहीं हो, है कि नहीं? इसलिए एक प्रोटीन सिर्फ डाइजेस्टिव जान लेने से कि हम प्रोटीन के बारे में बहुत जानकारी हो गया है, यह गलती है कि नहीं? 20 टाइप ऑफ और 22 टाइप्स ऑफ दी प्रोटीन होता है, एक दो टाइप का नहीं होता है। पढ़ाऊंगा डाइजेस्टिव न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे, वहां पूरे प्रोटीन्स के टाइप्स के बारे में जाए। अब लिख लीजिएगा, इन प्रोटीन फॉर्म्स के रूप में 7 to 8% प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा, 7 to 8% प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। 7 to 8 प्रोटीन्स फाउंड इन प्लाज्मा। ये डाइजेस्टिव प्रोटीन का परसेंटेज नहीं, वेरी करता। हाँ, परसेंटेज 55% है ना, उस परसेंट में 7 से 8% ये होता है। और ये न्यूट्री, क्या हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस पढ़ा रहे हैं ना? अरे रुक, 55% होता है ना, इस पर 55%, ब्लड का 55% हुआ,
इस 55% का 1% क्या है, लगभग लगभग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। 99% इसी 55 का आएगा, 99% इनऑर्गेनिक सब्सटेंस आएगा। इस 99 में ऐसा थोड़ी है कि इसका जो 99% तो हम मान लेते हैं कि 54 के करीब आएगा या 53 आएगा। इस 53 में से 7 से 8% तक, 7 से 8% हम 10 के हिसाब से देखेंगे तो लगभग लगभग ये कितना आ जाएगा, 10 के करीब आ जाएगा, ये 13 या 14% के करीब आ जाएगा अगर भाग के रूप में दे, है कि नहीं? क्या ये अरे ये जो है ब्लड का प्लाज्मा का पार्ट है, तो ब्लड के इसको 100% मान लो ना, तो 100% का 1% ये है, 99% ये है। हाँ, मैंने परसेंटाइल कोई पूछता नहीं है कि इतना परसेंटाइल है, जो प्रमुख रूप से जो अवयव पाए जाते हैं उसका परसेंटाइल में लिखा रहा, 7 से 8% है। हाँ, ये जो है ना, एक एक ऑर्गेनिक खत्म है। हाँ, 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 99 का 60% है, नहीं समझ पा रहे क्या कहना चाह रहे। तो 55 को इसमें में प्लाज्मा वाले के इस पार्ट में 7 से 8% का इस प्लाज्मा का 100% मान के करना है। हाँ, हाँ, माने 55 में से, हाँ, अरे बेवकूफ कहकर हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज्यादा ही इसको कहते हैं ना, इसको लुच्चावादी कहते हैं। कभी भी इसको जो है ना, हम समझ गए तुम क्या कहना चाह रहे हो। 7 से 8% जो है ना, पूरे ब्लड कंपोनेंट का मानना है, ना कि प्लाज्मा का। अब समझ में आया, पूरे ब्लड का मानना है। आज जैसी जैसी इसमें जाओगे तो ये तो कम हो जाएगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये 7 से 8% मानना है हमको, 100 पूरा ब्लड के कंपोनेंट में देखना है, सिर्फ प्लाज्मा में नहीं देखना है। नहीं समझे? और वही हम बात में नहीं समझ रहे थे कि क्या करना चाह रहे हो। एक ये अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस की बात है। 100% में पूरे कंपोनेंट में निकालेंगे, उसमें नहीं निकालेंगे। हम तो वही बात तो हम नहीं समझ रहे कि क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, 7 से 8% या टोटल का हो गया जो तुम कहना चाह रहे हो ना, था हम सोच रहे हैं कि इसको कन्वर्ट कराना चाहते हो इसमें। नहीं तो कह रहे हम तो तुम्हारा ही बात समझ रहे थे, हम जो समझ रहे थे अब वो हम जो समझ में आया उस अनुसार से हम समझा रहे थे। वो जरूरी है कि तुम्हारी बात एकदम दिल की बात हम तो एकदम समझ ही लेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन ही नहीं समझा था, इसलिए दिक्कत हो गया। 7 से 8% टोटल में लेना है। टोटल का मतलब है पूरा जो ब्लड कंपोनेंट हम मान रहे हैं वो 100% मान रहे हैं, उस 100% में 7 से 8%। हम समझे कि तुम एक्स्ट्रा जानना चाहते हो कि इसमें सर कितना निकालेगा, तो परसेंटेज निकाल लो। ये नॉर्मल एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड कोई भी चीज रखना नहीं चाहता है, वो नॉर्मल चीज प्रश्न चाहता है। 7 से 8% होता है कि नहीं? तो प्रोटीन होता है, प्रोटीन का कुछ टाइप्स लिख लो। फाइब्रिनोजन, इसी में अलग अलग प्रोटीन आएगा। तो तुमसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि फाइब्रिनोजन इज ए टाइप ऑफ क्या, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि किसका है? तो यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा, फाइब्रिनोजन इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। इसके बाद लिखो प्रोथोम्बीन। ये भी अब तुमको सब आश्चर्य लग रहा होगा कि ये सब भी ब्लड का क्लोटिंग करने में काम आता है। यस,
सबका काम आता है, प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद ग्लोबोल्यूमिन, GLOBULIN, ग्लोबोलिन। एल्बुमिनिन, ALBUMIN, एल्बुमिनिन। अब देखो गौर से सुनना, पहला जो है फाइब्रिनोजन, बस यहीं पर आके छोड़ रहा हूं, समझ रहे हैं, ये मेन कंपोनेंट है। इसको 4 कंपोनेंट को गौर से सुनना, तब मजा आ जाएगा। फाइब्रिनोजन जो है यही मेन कंपोनेंट होता है, रक्त का थक्का जगाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? प्रोटीन में फाइब्रिनोजन ही। अब प्रोथ्रोम्बिन जो है वह सहायक की भूमिका निभाता है। दो को फैक्ट जान गए। एक तीसरा क्या लिखाया हूं? ग्लोबोलिन, ग्लोबोल्यूमिन। ग्लोबोल्यूमिन जो है यही सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है, जो आपको एकदम बिल्कुल रिसेंट किताबों में नहीं मिलेगा। सबसे ज्यादा अफेक्टेड होता है कोरोना में यही ग्लोबोल्यूमिन। ग्लोबोमिलिन जो होता है वह सबसे ज्यादा क्या होता है? अफेक्टेड होता है यही, और यही अफेक्टेड होता है, इसलिए प्लाज्मा का टेस्ट होता है। कोरोना में किसका सबसे ज्यादा टेस्ट होता है? यही सी प्लाज्मा में। किसके कारण? इसी ग्लोबुलिन के। क्यों कहा जाता है कि गिलो पीजिए, बहुत सारा आंवला खाइए, बहुत सारा जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला चीजें खाइए, उससे क्या बनता है? यही ग्लोबुलिन बनता है। गिलोय 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 आया था बाबा रामदेव का गिलो, वो बढ़ाता क्या है? यही चीज तो बताता है, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन जिसका बढ़ गया उससे 2 को फायदा होता है, 2 नहीं 3-4 फायदा होता है। कारण यह, शरीर पर किसी सौंदर्य प्रसाधन लगाने की जरूरत नहीं है। चेहरे पर जो लाइटिंग होता है वो ग्लोबुलिन के कारण होता है। मजाक नहीं कर रहा हूं, ये बहुत है। हाँ कोई बात नहीं, ग्लोबुलिन के कारण चेहरे पर चमक आता है, इसी के कारण, ग्लोबुलिन के कारण नहीं। अब ग्लोबुलिन नहीं है ऐसा। देखो ये एक बार ये हमको कर दिया, लपेटे में ले लिया। और दूसरी नंबर बात, ये ग्लोबुलिन रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बचाता है, दोनों काम करता है। इसको बढ़ाने के लिए जो उपाय हो सके वो करो। अब तीसरा सबसे बड़ी चीज क्या लिखाया था? एल्बुमिन। एल्बुमिन सबसे ज्यादा पाया जाता है एग्स में, और ये भी बहुत जरूरी है, एक अंडा, एग्स में पाए जाते हैं। एल्बुमिन सबसे ज्यादा पता है, इसलिए लोग देखते होंगे जितना जिम करने वाला होता है ना, वो कहता है कि अंडा खाओ। क्यों? इसी से मसल्स बनता है। अब प्रोटीन मसल्स का क्या होता है? निर्माण करता होता है, और मसल को निर्माण करने में कौन सा सहायक होता है? एल्बुमिन। अब आनंद आ गया। एक चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन अलग अलग फंक्शन होता है, और ये चारों जो है ब्लड को क्लोटिंग करता है प्रोटीन में। कैल्शियम भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज ब्लड का क्लोटिंग नहीं करता है कि नहीं? चलिए ठीक।